बचपन की थोड़ी बात है। बचपन से ही एक जिद उनके अंदर था, एक जुनून था और आज भी है। और तब ये कहा जाता था कि लड़की है, इतना जिद करना अच्छी बात नहीं है। और इसी के इन विचारों के, क्योंकि परंपरागत विचार हैं ये लड़कियों के बारे में माना जाता है, उनके बारे में भी यही थे। लेकिन एक बात जो ये है कि जब हम किसी भी जिद या जुनून को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और चुनौतियों से आंखें मिलाकर कहते हैं कि आओ हम तैयार हैं तुमसे दो दो हाथ करने के लिए, तो परिणाम में बड़ी सफलताएं मिलती हैं। तो उनका जिद जुनून बचपन में चाहे किसी को कैसा भी लगा रहा हो, लेकिन वो उनके अंदर रहा और उन्होंने उसको सकारात्मक दिशा दी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा होगा, यह सब चीजें उनके लिए आसान रही होंगी। बहुत सारे शायद मैं उतना नहीं जानती हूँ जितना वो भी आपसे बताएंगी कि लोगों ने कैसे कैसे उनके कामयाबी के रास्ते से उनको खींचने की कोशिश की, लेकिन वही जिद, वही जुनून जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत करता रहा। और उसी के बल पे आज वो बहुत ही मजबूती से अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि वो जहाँ भी जाएंगे और जो भी उनके बारे में जानेगा, तो बिना उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए नहीं रह सकता है। और सबसे पहले तो मैं विद्या मैम को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने जो इतना मुझे मेरे लिए जो भी कुछ भी कहा, उतने शायद सम्मान की मैं हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती नहीं, हूँ कि जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन जब आरसीएम में आया तो जैसे उन्होंने जिद की बात कही ना, हाँ जिद्दी तो मैं थी बचपन में और उसके लिए डांट भी बहुत खाती थी, लेकिन शायद ये जिद ही है जो आज आरसीएम में मुझे यहाँ तक लेके आया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज का सेशन पिछली कोर मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था कि मैं आज का सेशन नहीं करूंगी। मैं कभी प्रेजेंट टाइम में मैं एक रिसेप्शन पार्टी में आई हूँ, एक गेस्ट हाउस में हूँ, और इसी के चलते मैंने सूर्या सर से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, आप मीटिंग रहने दीजिएगा, हम अरेंज कर लेंगे। जितनी देर तक वो कोर मीटिंग हो रही थी उतनी देर तक मैं सोच रही थी अपने उन दिनों को जब मैं स्टडी कर रही होती थी। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं स्टडी कर रही थी, एग्जाम्स की तैयारी, बीओ की एग्जाम की तैयारी थी। और उसके बाद जब मैंने बीओ का एग्जाम दिया था तो मेरे 2 नंबर से रह गए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है तो मुझे पीसीएस का एग्जाम देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगी तो शायद मैं पीसीएस का प्री क्रैक कर सकती हूँ, तो मैंने उसके लिए एफर्ट लगाना शुरू किया। फिर एटलीस्ट उसमें भी मैं तकरीबन 2.5 से 3 नंबर से मैं पिछड़ गई, मेरा प्री जो है क्रैक नहीं हुआ। उसके बाद टीजीटी पीजीटी में भी कुछ ऐसे ही रहा, 1 नंबर 2 नंबर बस मिस होते रहे। मैं आप सबको बताऊं, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो मेरे घर में अक्सर बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं, पूरे हफ्ते भर गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। तो मेरा क्या होता था कि मैं उनको स्टडी, जब कोई आ जाता था तो मैं स्टडी छोड़कर उनके साथ ज़रूर बैठती थी, ये सोचकर कि अगर मैं नहीं बैठूंगी तो उन्हें लगेगा कि हम इनके घर मिलने आए हैं और ये अपने पढ़ाई में लगी हुई हैं, अब ये क्या पढ़ रही हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ करके, इन सब की वजह से मैं स्टडी को वहीं पर रोक करके उनके साथ बैठ जाती थी और ऐसा मेरे साथ हर बार होता था। पर मुझे लगता था कि हाँ ठीक है ये ज़रूरी है। लेकिन अब वही सब जब मुझसे ये पूछते हैं कि आपका क्या हुआ, कहाँ आपकी जॉब लगी, अब आप क्या कर रही हैं, तो मुझे लगा कि फैक्ट यही है कि आप किन परिस्थितियों से गुजर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये कोई नहीं देखता है। आपकी सफलता असफलता का कारण क्या है ये कोई नहीं देखता है, वो सिर्फ इतना देखते हैं कि आप सफल हैं या नहीं, वो सिर्फ इतना देखते हैं। एक मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं पर कि आपकी चाहे जिंदगी हो चाहे आपका व्हाट्सएप, लोग सिर्फ पहले आपका स्टेटस देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपका कुछ अगर मिस हुआ तो उसका कारण क्या था, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूरी कोर मीटिंग के टाइम में यही सोचती रही और एटलीस्ट फाइनली 11 बजे तक मेरा दिमाग एकदम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं ये गलतियां नहीं करूंगी, बहुत गलतियां कर चुकी थी,
क्योंकि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए वो सिर्फ आधे और 1 घंटे का टाइम होता था, लेकिन मेरे लिए वो आधा 1 घंटा मेरी पूरी स्टडी को डिस्टर्ब करने के लिए काफी होता था। क्योंकि मैं चूंकि हाउसवाइफ हूँ और घर पे अकेले रहती थी, तो सब चीजों को मैनेज करना होता था। उसी के साथ अपने समय से समय चुरा कर मैं पढ़ती थी। उन सब से कहते ना कि उन लोगों को कोई फर्क, उनके लिए तो वो सिर्फ आधा घंटा था, लेकिन मेरे लिए वो आधा घंटा का कीमत मैं जब 1-1 2-2 नंबर गंवा कर चुकाती थी तो बहुत बुरा लगता था। उस दिन जब कोर मीटिंग में सर ने कहा कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं है, आप रिसेप्शन में चले जाइएगा, हम मीटिंग कर लेंगे। बाद में मुझे लगा कि नहीं, शादियां तो हर साल होती रहेंगी, लेकिन आज अगर मैं इस सेशन को नहीं दे पाई तो शायद ये बहाने मैं आगे फिर बनाती रहूंगी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। मैं किसी की, मैं ऐसा नहीं कहती कि इन सब चीजों को मेंटेन नहीं करना चाहिए, रिलेशन बनाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आधे 1 घंटे की बात हो तो शायद मैं आरसीएम को प्रायोरिटी देना चाहूंगी। और इसीलिए आज मैंने सर से तुरंत 11 बजे मैसेज किया कि सर मुझे सैटरडे को मीटिंग करना है, अब मुझे आधा घंटा भी नहीं गंवाना है अपना। और इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं ये मीटिंग करूंगी, मैं चाहे जैसे भी अरेंज करूंगी लेकिन मीटिंग करूंगी। और उसी दिन मैंने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया था कि विपरीत परिस्थितियों में हम आरसीएम कैसे करें, ये मेरा टॉपिक होगा। कहते हैं ना, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, हमने जो पिछली गलतियां की होती हैं उसी से हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो शायद उन्हीं से मैंने ये सीखा कि हमें अपने काम को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर हमने उसे अपने महत्वपूर्ण चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं रखा तो कल को आप कितने सफल हुए, आप असफल हुए तो क्यों हुए, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। वो सिर्फ ये पूछेंगे कि आप सफल क्यों नहीं हुए। आप सफल तो हुए नहीं, आप इतने समय से आरसीएम कर तो रहे थे, आपका क्या हुआ, ये कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और इसी के साथ मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि मैं आरसीएम की हर मीटिंग को, अपने सेशन को, उसे अटेंड जरूर करूं। तो मैं जो भी आज टॉपिक है, विपरीत परिस्थितियां तो सबके साथ बहुत अलग अलग होती हैं, सबके अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन किसी किसी की जिंदगी ही मिसाल बन जाती है। क्या कारण है कि वो इंसान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अगर हम इस पे बात करें तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की जिंदगी हम सब की जिंदगी से कहीं ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है, और उन चुनौतियों और मुश्किलों से लड़कर ही वो आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए वो मिसाल बन जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे मोटे मोटे 4-5 पॉइंट लिए जो लगभग सबके साथ, डायरेक्ट सेलिंग अगर हम बात करें तो लगभग सबके साथ बहुत कॉमन होता है। जिसमें कि पहला होता है, घर का सपोर्ट नहीं होता। हम जब किसी से बात करते हैं आरसीएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो वो कहते हैं कि अरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, घर में कोई एग्री नहीं करेगा, घर में कोई मानेगा नहीं। दूसरा होता है कि आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि वो करना तो चाहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो आरसीएम को ज्वाइन करे या कुछ। मैं सच बताऊं, अगर अपने सपनों को जीने की जिद हो गई आपके अंदर, अगर कुछ करने की जिद आपके अंदर आ गई, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता उस समय, आप कहीं से भी करके आप अरेंज कर ही लोगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है लोगों की नकारात्मकता, नेगेटिविटी। आप जब इस फील्ड में आएंगे तो जो सबसे ज्यादा हम फेस करते हैं वो है लोगों की नेगेटिविटी, नकारात्मकता। कि ये आपको सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वो हर क्षण आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, कभी अपनी बातों से, कभी अपने कामों से, कभी किसी भी तरह से, जैसे भी उनसे बन पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट होता है टाइम, समय का अभाव। लोग जो वर्किंग होते हैं वो कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं, हम कैसे करें। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि सब फ्री ही हैं, हो सकता है उनके पास काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो, उनके पास घर का काम बहुत ज्यादा हो, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये चीजें हमें तभी दिखती हैं जब हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जिद नहीं होती, एक आग नहीं होती। ये चीजें हमें तभी तक नजर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है दूसरों पर डिपेंडेंसी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने हर डिसीजन के लिए, वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी तरह से हो, हर डिसीजन के लिए वो किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं।
अगर शायद उन्हें अपने लिए कुछ पर्सनली खरीदना भी हो तो वो बोलेंगे कि मैं उनसे पूछ के बताता हूँ, उनसे पूछूंगा पहले। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो चाह भी रहे होते हैं ना, तो वो उन पे डिपेंड होता है कि वो एग्री करें तो हम करें। मैं सच बताऊं, ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वास्तव में ये कोई समस्या है ही नहीं। अभी एक दिन पहले मैंने एक उज्जवल पाटनी जी का वीडियो देखा था कि ऐसी कोई समस्या रूपी ताला ही नहीं जिसकी कोई चाबी ना हो, और ऐसी कोई चाबी नहीं जिसकी कोई कीमत ना हो। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसको करने के लिए ठानना होगा कि हम ये काम कर सकते हैं। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें करना ही है, तो रास्ते तो हम खुद ही निकाल लेंगे। पहले हमें सबसे पहले तो खुद ही ये सोचना होगा कि हमें करना है या नहीं करना है। मैं अब ये बात अगर करूं तो आरसीएम में आने से पहले मैं बहुत नेगेटिव थी। सर मुझे बहुत समझाते थे, कहते थे, तो मैं उनको मना कर देती थी। लेकिन अगर उस समय सर ने मेरे ऊपर बात डाल दी होती कि पहले हमारी मैडम को समझाओ और तब हम आरसीएम करेंगे, तो शायद आरसीएम हम लोग की जिंदगी में नहीं आया होता। लेकिन नहीं, उन्होंने डिसीजन खुद लिया कि चीजें सही हैं, और आज नहीं तो कल मैं समझ जाऊंगी, मैं विश्वास जरूर करूंगी इस सिस्टम पे। और उन्होंने मेरा वेट किए बिना, मेरा इंतजार किए बिना, मेरी सहमति के इंतजार किए बिना उन्होंने नर्सिंग को ज्वाइन किया, क्योंकि सिस्टम में विश्वास था उन्हें। उन्हें इस चीज का भरोसा था कि चीजें सही हैं, आज नहीं कल लोगों को समझ में आएंगी। तो मैं ऐसी अगर कंडीशन आपके सामने आती है, हाउसवाइफ की मैं अगर बात करूं, तो हाउसवाइफ को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है घर की तरफ से। सबसे ज्यादा पहले तो सबसे बड़ी यही समस्या सामने खड़ी हो जाती है कि हम घर से निकल नहीं पाएंगे, हम घर से कहीं बाहर जा नहीं पाएंगे, हमारे पास घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं। मैं भी अभी 2 घंटे पहले की मैं बात बताऊं, मैं भी इस्माइलगंज गई थी, रिसेप्शन पार्टी थी, वहां पर मुझे एक परिचित महिला मिली। उनसे जब मैंने आरसीएम के बारे में बताया, चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि बुआ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम कर तो लेंगे, लेकिन एक ही समस्या है कि हमारी सास को ब्रेन हेमरेज है और हम उन्हें छोड़ के घर से बाहर जा नहीं सकते हैं। मैंने कहा कौन कह रहा है आपको घर से बाहर जाने को? आप जैसे सिर्फ इतना ही करना है कि आपको दुकान बदल देनी है। मैंने उन्हें समझाया, उनको कुछ रास्ते भी बताए। उन्होंने कहा कि ठीक है। हम जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि पहले तो हम खुद ही तैयार नहीं है उस चीज को करने के लिए। अगर उन महिला को ये मेरी बात समझ में आ जाती उस तुरंत ही समय ही, तो वो ये नहीं कहती कि हम कर नहीं पाएंगे, हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। वो रास्ते खुद तलाश लेती है कि अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो मैं कैसे कैसे इसको कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ये विपरीत परिस्थितियां आती हैं या जो इस तरह की समस्याएं आती हैं, ये हमें तोलने के लिए आती हैं, ये हमें जांचने और हमें परखने के लिए आती हैं कि हम उस चीज को करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, वास्तव में हम उसको करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी अगर परिस्थितियां आए, तो मैं सबसे पहले तो आप सबसे यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने खुद में विश्वास कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कोई गलत डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, किसी को कोई गलत दिशा नहीं बता रहे हैं। जब तक हम खुद इस चीज को ले करके यकीन नहीं करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम दूसरे को समझा ही नहीं सकते हैं। किसी को बताना या इस सिस्टम में किसी को लाना तो दूर की बात है। सामने वाला पहले हमारे आत्मविश्वास को देखता है, उसके बाद भी कितने समझते नहीं, सुनते नहीं है। आज अगर मैंने इस प्रोग्राम को देने का डिसीजन लिया, तो सिर्फ इसलिए डिसीजन लिया कि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ रिश्तेदारों को लग रहा होगा कि अभी तक आई नहीं, या आई भी तो मीटिंग कर रही हैं। हाँ, हो सकता है उनको लग रहा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। कल को अगर मैं सफल नहीं हो पाई, तो यही रिश्तेदार आके मुझको कहेंगे कि मैम आप कर तो रही थी आरसीएम, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ दिखा तो नहीं।
फिर वो उस समय ये नहीं कहेंगे आपको कि मैम आपने हमारे लिए छोड़ा था मीटिंग को, आपने हमारे लिए अपना सेशन ड्रॉप किया था, वो ये नहीं कहेंगे। तो ये चीज हमें खुद में विश्वास करना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उस विश्वास के साथ हमें अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। और रही बात घर के लोगों के सपोर्ट की, जो ये कहते हैं कि घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें खुद में विश्वास जगाने के बाद अपने घर के लोगों में इस विश्वास को जगाना होगा, उन्हें समझाना होगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली है और फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैमिली का बिजनेस है। हमें उनसे बात करनी चाहिए, और सबसे जरूरी काम कि हमें अपने सीनियर से उन्हें जरूर मिलाना चाहिए। जो हमारे सीनियर्स कहते हैं ना, होम मीटिंग, ज्वाइनिंग के बाद होम मीटिंग, उसका पर्पज ही यही है कि हमारे सीनियर्स हमारे घर के मेंबर्स से मिलें, उनसे बात करें, क्योंकि हो सकता है कि हम उन्हें वो चीज ना बता पाए जो हमारे सीनियर्स उन्हें समझा पाए। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के लोग सपोर्ट में आए, तो उन्हें हम अपने सीनियर्स से मिलवाएं, किसी ऐसे बड़े इवेंट के वीडियोस उन्हें दिखाएं कि हाँ देखिए आरसीएम हमारी जिंदगी है। आज मैं भी शाम को मैं जहाँ गई थी इस्माइलगंज, वहां पर मैंने तकरीबन 5 से 6 लोगों को, जब अपने मार्च माह के सेलिब्रेशन के जो अप्रैल में हुआ था 14 अप्रैल को, उसको जब मैंने वीडियोस दिखाए, फोटोज दिखाए, तो सब शॉक थे कि क्या आरसीएम में इतना कुछ भी हो सकता है। तो ये विश्वास हमें उन्हें दिलाना होगा, उन्हें बताना होगा कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते हम करना चाहते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही आती है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो ये लोग, ये कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, हो सकता है उन्हें अपने रोज के कमाने खाने के लिए ही बहुत ज्यादा हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती होगी, फिर भी उनके मन मुताबिक उनको इनकम नहीं मिल पाती होगी। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहूंगी कि फिर भी बात वहीं पर आकर अटक जाती है, आपके जुनून और आपकी जिद की। अगर आपको इस बात का विश्वास है कि आरसीएम आपके सपने पूरे कर सकता है, तो आप उस आर्थिक स्थिति को भी संभालने का प्रयास जरूर करेंगे, रास्ते खोज लेंगे। आपको सेलिंग पे काम करना होगा। आप, सबसे मैं बड़ी बात बताऊं, आरसीएम में इतना सपोर्ट मिलता है कि यहाँ पे आपको अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको कोई बड़ा सेटअप ही नहीं करना है। कोई, मैं अगर सबसे छोटे की माँ तक, अगर पान के गोमती की मैं बात करूँ, जो पान की छोटी सी गोमती लगती है, तो उसके लिए भी कम से कम 20,000 का इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको वो भी नहीं करना है। आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट, अगर मैं ये कहूँ, अगर एक इंसान अगर वो बोलता है कि मैं 100 रुपए का सामान भी नहीं खरीद सकता, तो क्या आप 48 रुपए का पेस्ट खरीद सकते हैं? वो तो आपके कोलगेट से बहुत सस्ता है। आप 48 रुपए का पेस्ट खरीद के 60 रुपए में एमआरपी पे सेल कीजिए और 12 रुपए की इनकम लीजिए। मजबूत कीजिए ना अपनी आर्थिक स्थिति को। आप सिर्फ पेस्ट बेचना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये हम तभी करेंगे जब हम ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि हर एफर्ट जो होता है हमारा, वो कुल मिलाकर आकर हमारी अपनी इच्छा शक्ति पे आकर रुक जाता है। अगर हमारी इच्छा शक्ति ऐसी है कि हमें आरसीएम करना ही करना है, तो हम सेलिंग भी करने लगेंगे। हम सबके बीच में एक दिलीप सर जी हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, सेलिंग पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो। क्या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है क्या? वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करना पड़ता है उन्हें, वो सेलिंग करते हैं, साइकिल से रन करते हैं, बहुत कुछ, लेकिन उनके अंदर एक आग है, एक जुनून है कुछ करने का, और अपने सिस्टम पे एक विश्वास है कि ठीक है, मेरा सिस्टम इतना खूबसूरत है कि मुझे हर तरह से कहीं ना कहीं से रास्ते दे ही देता है। अगर मेरे पास पैसे की कमजोरी है तो मैं सेल करके कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट इतने रीजनेबल हैं। तो आर्थिक स्थिति अगर कमजोर लगती है, आपको लगता है मेरे पास पैसे का अभाव है, तो आप सेलिंग कीजिए, आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को सेल करिए, उससे आप अर्निंग करिए, और उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने कस्टमर्स को भी बढ़ाइए। आप अपने कस्टमर्स की संख्या भी बढ़ाइए। अगर आप अपनी टीम में 10 डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हैं, तो अपने साथ अपनी टीम में 20 कस्टमर को भी लाइए अपने साथ, जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। आपके पैसे की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात कि ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारी इच्छा शक्ति ऐसी होगी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है नेगेटिविटी। लोग हमें नेगेटिव करते हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं आप, फालतू का बिजनेस है। मैं भी बताऊं, मैं यहाँ पे सेशन दे रही हूँ, 2 लोग मुझे देख करके जा चुके हैं कि यहाँ पे क्या कर रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। और रही उनके नाराजगी की बात, तो मैं कन्विंस कर लूंगी कि ठीक है भाई, वो भी एक काम था, जरूरी था। हर काम जरूरी है, पर उसकी प्राथमिकता को हमें खुद निर्धारित करना होगा कि हमारे लिए प्राथमिकता किस चीज की होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी से घबरा गए तो डायरेक्ट सेलिंग तो वहीं पर छूट जाती है। एक बात का विश्वास रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में टिके हुए हैं तो जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं ना, कल वही आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। जब तक आप असफल हैं, जब तक आप किसी स्तर पर नहीं है, किसी अच्छे लेवल पर नहीं है, तभी तक लोगों की हंसी है, तभी तक लोगों का मजाक और नकारात्मकता है। उसके बाद जब आपकी सफलता को लोग देखेंगे ना, तो आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपकी तारीफें करेंगे। फिर उन्हें खुद भी याद नहीं रहेगा। फिर आप उनसे कहेंगे ना कि सर आप तो, मैंने तो आपको भी बताया था पर आपने एग्री नहीं किया, तो बोलेंगे अरे ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो भी एग्री करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, लोग आपकी सफलता को देखते हैं। आपकी सफलता के पीछे आपका जो मेहनत रही है, आपका जो सेक्रीफाइस आपने किया, उसको कोई नहीं देखता है। आप सफल हुए या नहीं, लोगों को बस इस चीज से मतलब होता है। उसके बाद एक जो टाइम, लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी समस्या होती है। वो यही पहले कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज भी मुझे कई लेडीज से सुनने मिला, जिनसे मैंने चर्चा की, उन्होंने ये कहा कि क्या करे भाभी, क्या करे बुआ, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो हमारी टीम की एक प्रियंका मैम है, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, 2 साल का बेटा और 3.5 साल की बेटी है, 4 साल की। अगर वो आरसीएम करने के लिए सोच सकती हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते हैं। लेकिन बात वही रही ना, डेडिकेशन की और इच्छा शक्ति की, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति कि हमें करना है। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमें करना है, तो रास्ते भी हम खुद ही निकाल लेंगे। फिर समय की बात अगर मैं करूं तो वही 24 घंटे हमारे पास भी हैं, वही 24 घंटे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास भी है, वही 24 घंटे धीरूभाई अंबानी के पास है, वही 24 घंटे नरेंद्र मोदी के पास है, वही 24 घंटे एक सड़क पर जो रोड पे किनारे बैठ के हाथ फैलाकर पैसे मांगते हैं, उनके पास भी है। वही 24 घंटे एक फेरी वाले के पास भी है। किसी के पास 25 या 26 घंटे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इन सब की जिंदगी अलग क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की सोच, इन सब की दृढ़ इच्छा शक्ति अलग है। एक सड़क के किनारे बैठ करके हाथ फैलाने वाले की शायद इच्छा शक्ति बस इतनी है कि मैं आज दिन में किसी तरह 150 रुपए में भीख में मांग लूं, और उसको उतना ही मिलता है। लेकिन एक विजनरी पर्सन, एक बड़े बिजनेस को चलाने वाले की जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो ये होती है कि मैं आज कितना हार्ड वर्क कर लूं कि मैं अपने बिजनेस को डबल और ट्रिपल में ग्रोथ में लेके जाऊं। ये हमारी सोच, हमारी हर परिस्थिति हमारी सोच की वजह से क्रिएट होती है, और हमारी हर परिस्थिति हमारी सोच की वजह से सुलझ भी जाती है। तो सबसे बड़ी बात, हमें अपनी सोच को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। अगर वो नहीं मजबूत रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने हमें 26 घंटे भी दे दिए ना, 40 घंटे भी दे दिए ना, हम तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो भी, उसमें भी हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो हमें समय का प्रबंधन करना होगा, और सही समय हमें मिले। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये काम हो जाए तो वो काम करेंगे, ये काम हो जाए तो वो काम करेंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि एक काम खत्म करेंगे दूसरा काम आ जाएगा, उसकी लाइन लग जाएगी। तो जो करना है उसको अभी करना है। और जब करने के विचार को मन में कर ही लिया है, रख ही लिया है, तो करके डाल दिखा देना। फिर उसको, उसके लिए लटकाना क्या कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, चलो अच्छा ये हो जाए तब फिर करेंगे, नहीं। करना है तो आज के आज करना है, क्योंकि जो आज है ये कब, जो कहते हैं ना कल, ये कल कभी आता नहीं है। और जो आज का समय बीत जाएगा ना, ये वापस आपकी जिंदगी में कभी लौट कर आने वाला नहीं है। आज मैं अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ, जितनी मेरी जिंदगी बीत चुकी है, मैं बहुत मेहनत कर लूं, बहुत कोशिशें कर लूं, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा लौट कर नहीं आने वाला है।
जिन चीजों को मैंने खो दिया है, जिस समय को मैंने खो दिया है, वो समय वापस मेरे पास लौट कर आने वाला नहीं है। तो अब हम समय को क्यों व्यर्थ गवाएं? हमें उसको मैनेज करना होगा। अगर ईश्वर ने मेरे हिस्से में मान लीजिए 20 दिनों की सांसें लिखी हैं और मैंने 60 दिन बिता दिए हैं, तो क्या मैं इन 20 दिनों को भी वैसे ही बिता दूं? नहीं, मुझे इतना वर्क करना है कि इन 20 दिनों में वो कुछ कर जाऊं जो शायद मैं पिछले पिछले दिनों में ना कर पाई। हमें अब एक एक समय को बहुत महत्व देना है और अपनी जिंदगी को, अपने सपने को पूरा करना है। अगर अब भी हम नहीं चेते, अगर अब भी हम नहीं संभले और अब भी हमने समय के साथ खिलवाड़ किया, समय को बर्बाद किया, तो याद रखिएगा ये समय हमें बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये किसी के लिए रुकने वाला नहीं होता है। आप उसके साथ चलोगे तो वो आपको लेकर बहुत आगे तक जाएगा, और अगर आपने उसके साथ नहीं चलना शुरू किया तो वो आपको वही पीछे छोड़ देगा। और फिर हम सिर्फ पछताएंगे। और पछताने की तो बात छोड़िए, अक्सर होता क्या ना, दूसरों को दोष देते हैं। तो दूसरों को दोष देने के बजाय बेहतर होगा कि अपनी जिम्मेदारी समझें। याद रखिएगा कि जो समय आज बीत जाएगा ये कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा और इस खूबसूरत से सिस्टम पर विश्वास करना होगा। और मैं एक बात बता दूं, कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमारे लिए अगर कुछ दरवाजे, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमने ये कुछ सोचा पर वो हुआ नहीं। इस बात का भरोसा रखें कि ईश्वर ने कहीं आपकी सोच से बहुत बेहतर आपके लिए सोच रखा है। और मैं जब अपने आप को आरसीएम में देखती हूँ तो शायद मेरा जो ये विश्वास है, जो मेरा एक अफसोस पहले था कि मैं कुछ कर नहीं पाई, अब लगता है कि अच्छा ही हुआ जो मैंने कहीं जॉब नहीं की, वरना शायद मुझे आरसीएम ना मिला होता। आज मैं फिर शाम को मैं सबसे यही बातें कर रही थी कि शायद मैं अगर जॉब कर रही होती तो मैं एक बंधे बंधाए टाइम में बंध गई होती, 10 से 5 की नौकरी या सुबह 7 से 2 बजे तक की नौकरी में। लेकिन आज जो मैं आरसीएम में पा रही हूँ, आज मुझे आरसीएम में जो मिल रहा है वो शायद मैं जीवन में कभी ना मिलता मुझे। बस बहुत होता मुझे सैलरी मिलती ना, इससे अधिक और कुछ नहीं मिल सकता था। लेकिन आरसीएम में आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, आप सबका इतना स्नेह मिलता है, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने का जो मौका मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता। इसलिए इस खूबसूरत सिस्टम में अगर आप आए हैं तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने हर काम से बढ़कर इस काम को आप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। अगर हम आरसीएम बिजनेस भी करने आए हैं तो लगकर कर डालें ना उसको। किस दिन का इंतजार करें कि आज फला रिश्तेदार की शादी अटेंड कर लूं, तब परसों जाएंगे प्लान दिखाने, या आज फला रिश्तेदार की पूजा है वहां पे अटेंड कर लूं, तब जाएंगे यहाँ पे मीटिंग करने। नहीं, ये हर आपकी जिंदगी का हिस्सा है। रिश्तेदारों के यहाँ शादियां और पूजा हमेशा होती रहेंगी। आज इस रिश्तेदार के यहाँ, कल उस रिश्तेदार के यहाँ होगी। पर एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो यही रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि आप आरसीएम कर तो रहे थे, क्या हुआ, क्या पाया आपने। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरे यहाँ के प्रोग्राम के लिए अपनी मीटिंग छोड़ दी थी, वो यही कहेंगे। इसलिए इस सिस्टम को आप प्रायोरिटी दीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपके पीछे हंसे नहीं। क्योंकि अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं और लोग ये जानते हैं कि आप आरसीएम बिजनेस में हैं, तो एक बात जान लीजिए कि आपके पास पीछे मुड़कर लौटने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के। क्योंकि जो लोग आज हंस रहे हैं, अगर आप पीछे मुड़कर लौट गए तो वो तब भी हंसेंगे और आज से कहीं ज्यादा हंसेंगे। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में आकर के सक्सेसफुल हो गए, अपनी लाइफ को आपने चेंज कर लिया, तो यही आपके ऊपर हंसने वाले लोग आपके लिए खड़े होकर के तालियां बजाएंगे और आप मुस्कुरा कर कहेंगे कि देखो मैंने कर दिखाया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, मैं जानती हूँ बहुत कभी कभी लोगों के साथ फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी कि वो हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें लगता नहीं, वो कई बार सोचते होंगे कि मैं सिस्टम में काम करूं या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में
अपने मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति रख ली कि हमें करना है तो हमें करना है, हमें लोगों को प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सबसे यूनिक काम है, सबसे अलग काम है। तो यकीन मानिए कि आप इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। आप सबने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि एक है स्टीव जॉब्स करके हैं जो, उनको आप देखिए, आप उनके शरीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हमारी जिंदगी ऐसी होती तो। मैं आपको एक वाकया बताऊं, मेरी शादी के पहले की बात है। मेरी छोटी दादी थी, बहुत बूढ़ी थी वो, जिस समय उनके पैर में फ्रैक्चर आया था, उनके घुटने की कटोरी खिसक गई थी और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। मैं उनकी स्थिति बताती हूँ आपको कि वो, उनकी दोनों आंख में मोतियाबिंद हो चुका था, उनको पूरी तरह से दिखना बंद हो चुका था, और उसके साथ ही उनको ऊंचा सुनाई देता था। ऊंचा सुनाई देता था मतलब इतना ऊंचा सुनती थी वो कि उनके एकदम पास में खड़े होकर बहुत लाउडली उनके साथ बोलना पड़ता था, और इसी वजह से कोई उनसे बात भी नहीं करता था। हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें सुनाई भी नहीं देता था, उन्हें दिखाई भी नहीं देता था। और ऐसी स्थिति में वो तकरीबन 2 साल थी। वो न चल फिर पाती थी, न देख पाती थी, न सुन पाती थी। उन दिनों में उनके साथ थी, और एक दिन उनके पास से बैठी थी और मैं ये फील करने की कोशिश कर रही थी कि दादी को कैसा लगता होगा कि वो ना चल पा रही हैं, ना सुन पा रही हैं, ना देख पा रही हैं। उनके लिए चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है, वो चल फिर भी नहीं सकती हैं, एक ही जगह पर बड़ी बैठी है। उन्हें उठाने बिठाने के लिए हम 2 लोगों को लगना पड़ता था। मैंने कुछ क्षणों के लिए अपने कान बंद किए, अपनी आंखें बंद की, और उनके जैसी स्थिति में अपने आप को फील करने की कोशिश करने लगी थी। यकीन मानिए, मेरे लिए 3 से 4 मिनट का समय ऐसा लगा कि मेरी सांस उखड़ जाएगी। स्थितियां सबकी जिंदगी में आती हैं। सोचिए आप उस इंसान की कंडीशन को क्या रहा होगा कि वो बेड से चल भी नहीं पाती हैं, दिखता नहीं, सुनता सुनाई नहीं देता है, कोई उनके पास बैठ नहीं रहा है, वो फिर भी मुस्कुराती रहती थी। हम लोग जब उनके पास जाते थे, उनको छूते थे, तो तुरंत हाथ पकड़ के मुस्कुरा देती थी, वो फिर भी मुस्कुराती थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि जिंदगी में आप अगर चाह ले तो कुछ भी आपकी सोच से ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। बस विश्वास इस बात की करने की है कि स्थितियां हमारे फिर भी अच्छी हैं। हो सकता है किसी की जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो, किसी के सामने और भी ज्यादा मुश्किलें हों, हम तो फिर भी अच्छे हैं, हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है। इस बात को विश्वास करते हुए अपने आप को इस सिस्टम में पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और देखिए आपको आरसीएम से क्या क्या मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। आप सबने इतनी देर हमें सुना, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।